आप आज फर्स्ट टाइम आए लॉ में, और अटेम्प्ट आपका कब का है? दिसंबर में देना है। पहले लॉ पढ़ा है? कहाँ तक कर लिया? अच्छा, स्टार्ट ही हुआ था मतलब। सबसेक्शन 4 कर लिया था हमने। आप चैप्टर के थोड़ा सा बीच में है बेटा, चैप्टर के थोड़ा सा बीच में आए हो आप। लेकिन ये वाला जो यूनिट 2 है, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट चल रहा है। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर पता कैसे चलेगा किस किसने ज्वाइन कर लिया? ये हमारे बैच के ही हैं। आदित्य, अंकुर, आयुष, शेर। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो हम टॉपिक कर रहे थे, यहाँ पर गुड्स की जो बात रहेगी, गुड्स वो गुड्स जो मूवेबल है। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपके लिए ब्रीफ कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा ध्यान देना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वर्ड आ रहा है ना, सेल और गुड्स। सेल तो हम जानते ही हैं कि कुछ भी चीज़ एक सेलर के द्वारा बायर को बेचना, वो सेल है। लेकिन गुड्स की जब हम बात करें तो गुड्स के बारे में बड़ा ध्यान रखना है कि इसके अंदर इमूवेबल गुड्स नहीं आएंगे, ओनली मूवेबल। ये बात ध्यान रखना। जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल दो पार्ट में चलती है, एक होती है इमीडिएट सेल और एक होती है फ्यूचर सेल। जो इमीडिएट सेल है वो सेल कहलाती है, और जो फ्यूचर सेल है वो एग्रीमेंट टू सेल कहलाती है। ये मोटा मोटा आपको पता होना जरूरी है इस चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त। अच्छा, ये लगाना है। हमने कंडीशन वारंटी के चैप्टर में कंडीशन एंड वारंटी, जब गुड्स बेचे जाते हैं तो उनके साथ आप कभी भी नोटिस करते हो कि जैसे आपने कभी कोई रेफ्रिजरेटर खरीदा तो वहां पर वो लिखता है कि इसकी कंप्रेसर की गारंटी है जी 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, जो भी बोल दिया। और बाकी कुछ चीजों की वारंटी है। वारंटी का मतलब क्या रहता है? वारंटी में आपको रिपेयर का चांस मिलता है, जबकि कंडीशन में आपको रिप्लेसमेंट का चांस मिलता है। आप कार खरीद कर लाते हैं, उसमें भी वो बताते हैं कि इन इन पार्ट्स की गारंटी है, यानी ये पार्ट्स अंडर कंडीशन आ रहे हैं और ये पार्ट्स अंडर वारंटी आ रहे हैं। ये पार्ट खराब हुए तो रिप्लेस होंगे, बिल्कुल नया पार्ट मिलेगा। और दूसरे वाले पार्ट अगर खराब हुए जो अंडर वारंटी है, वो सिर्फ रिपेयर करके दे दीजिए। ठीक है जी। तो इसमें जो हम पढ़ रहे थे सेक्शन 12, क्या था सेक्शन 12? देखो, सेक्शन जब लॉ में आप आएंगे, सेक्शन समझते हैं। लॉ बेटे सेक्शंस में बटा होता है। जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहे हैं तो सेल ऑफ गुड्स सेक्शन वाइज बटा हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अभी हम हैं कौन से सेक्शन पर? 12 पर। इसके साथ फिर होते हैं सब सेक्शन। अगर सेक्शन 12 की आगे बाल की खाले उतारी जा रही हैं तो वो उसके सब सेक्शन है ना। सब जैसे सब सेक्शन 1 आ रहा है, क्या था सब सेक्शन 1? बताओ जरा, क्या लिखा था हमने, आप पढ़ना। In a contract of sale of goods which are be subject
thereof may be condition or warranty. स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन क्या होता है? कोई भी शर्त। वो कह रहा है कोई भी शर्त जब हम बात करते हैं तो वो कंडीशन भी हो सकती है और वारंटी भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। सेक्शन 1 में सिर्फ इतना सा समझा रहा है, सेक्शन 2 में क्या समझा रहा है? Condition is stipulation essential यानी to एक ऐसी शर्त जो कंडीशन ट्रीट की जाएगी, कब? essential to the main purpose of एसेंशियल टू द मेन पर्पस, जो भी पर्पस उस गुड्स को लेकर है वो उसका एसेंशियल पार्ट है। breach of condition will rise to repudiate the contract. और अगर उसका ब्रीच हुआ, यानी वो कंडीशन आपने पूरी नहीं की सेलर ने, तो बायर के पास पूरा राइट है रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का राइट है। ठीक है जी, अगर जो एसेंशियल कंडीशन है उसको पूरा ना हो तो। नेक्स्ट, Section 12. सेक्शन 12 3 सब सेक्शन 3। Warranty is stipulation in a contract. अब वारंटी के बारे में समझा रहे हैं। कंडीशन में तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट खत्म, रिप्यूडिएट। और ब्रीच ऑफ वारंटी है तो क्या कह रहे हैं, देखो। A contract of sale which is collateral to the subject matter of the goods. A breach of warranty may rise to claim for damage. ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस। ब्रीच ऑफ कंडीशन रिप्यूडिएट, ब्रीच ऑफ वारंटी क्लेम फॉर डैमेजेस। कंडीशन क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल है फॉर द पर्पस ऑफ द गुड्स। और जबकि वारंटी क्या है? कोलेटरल। ठीक है जी, वारंटी क्या है? कोलेटरल, साथ में चल रही है। अगर वारंटी एक बार के लिए नहीं भी मिल रही होगी तो आप ये नहीं कहोगे कि नहीं चाहिए। कंडीशन अगर नहीं होगी तो आप मना कर सकते हो। हाँ जी, ये पढ़ लिया था ये वाला पॉइंट पूरा हमने। छोटा सा टॉपिक लिखना है, लिखो डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटीज। हालांकि हमने पढ़ लिया है, लेकिन आप इसको कंडीशन, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, क्या क्या डिफरेंस है, बहुत सिंपल सिंपल सा है। जो ऊपर अभी हमने पढ़ा है उसी को एक्सप्लेन करना है। पहला, पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको वही लिखना है। पहला क्या है? मीनिंग। मीनिंग में क्या था? वो एसेंशियल स्टिपुलेशन थी, और जबकि वो क्या थी? कोलेट्रल। कंडीशन क्या थी? एसेंशियल स्टिपुलेशन, और जबकि वो क्या थी? कोलेट्रल स्टिपुलेशन। ब्रीच के केस में क्या होगा? यहां पर रिपीडिएट हो जाएगा और यहां पर ओनली डैमेजेस, क्लेम ओनली डैमेजेस। ब्रीच के केस में क्या होगा? अगर कंडीशन का ब्रीच होती है, रिपीडिएट, खत्म कर देना। और वारंटी के केस में क्लेम फॉर डैमेजेस ऑन, आप डैमेजेस ही मांग पाएंगे। कन्वर्जन, क्या वारंटी को कंडीशन बना सकते हैं? कंडीशन को बना सकते हैं वारंटी, कंडीशन को वारंटी बना सकते हैं, वारंटी को कंडीशन नहीं बना सकते। ठीक है ना जी। आप वॉच खरीदते हो, एक वॉच के अंदर मोटर होती है और एक बैटरी होती है, यही है ना सिस्टम। मोटर क्या करती है? वॉच को चलाती है। बैटरी क्या करती है? उसको पावर देती है। मोटर को वो कहते हैं एसेंशियल है। मोटर तो एसेंशियल है ना, मोटर के बिना तो कोई रोल ही नहीं है उसका। हालांकि बैटरी के बिना भी नहीं है, लेकिन मोटर जो है वो मेन एसेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ वॉच है। और जबकि जो बैटरी है वो क्या है? कोलेट्रल। आप कभी बैटरी खराब हो गई तो क्या कहोगे? घड़ी बदलो, आप कहोगे बैटरी बदल दो भाई।
अगर बैटरी बैटरी अंडर वारंटी है तो वो रिप्लेस कर देगा क्योंकि छोटा सा पार्ट है। लेकिन आप बैटरी के लिए कभी भी ये नहीं कहोगे जी भाई कॉन्ट्रैक्ट रिपीडिएट, अब मेरे को घड़ी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मोटर खराब है, कंपनी ने आपको बता दिया जी मोटर खराब है और अभी अंडर कंडीशन अंडर गारंटी चल रही है, तो आपको वॉच पूरी एक्सचेंज होकर मिलेगी। दिस इज द मेन डिफरेंस। ठीक है जी। तो वो क्या कह रहा है, कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन वारंटी को कंडीशन में नहीं किया जा सकता। अब मोटर खराब हो गई वॉच की, आप कह रहे हो कि वॉच तो मुझे यही चाहिए, बस इस मोटर को रिपेयर करके दे दो, मुझे वॉच यही चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वॉच रिप्लेस करो आप, वॉच यही चाहिए, बस मोटर को रिपेयर करके दे दो। तो वो आपने क्या कन्वर्ट कर दिया, उसे कंडीशन को वारंटी में कर दिया। लेकिन अगर बैटरी खराब हो गई तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे घड़ी चेंज करके दो पूरी, यू कांट। वो कहेगा जी ये तो अंडर वारंटी है, ये तो आपकी हम रिपेयर कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर सबको ये पॉइंट डिफरेंस। आओ जी नेक्स्ट हेडिंग डालिए, when condition to be treated as warranty, section 13, when condition to be treated as वारंटी। परसों आप लोग का टेस्ट है लॉ का, परसों लॉ का टेस्ट है, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का छोटा सा टेस्ट बनाया आपकी बार मैंने, यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 का। ठीक है जी, उसके अगले टेस्ट में मिल जाएंगे आपको, मार्क्स मिल जाएंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है। हाँ केस स्टडी भी डालेंगे, उसके बिना लॉ कहाँ बनेगा, लॉ तो बिना केस स्टडी के बनता ही नहीं। आपकी एनालिसिस आपका अंडरस्टैंडिंग तो वहीं से समझ में आएगी, रेक्टिफिकेशन तो एक अलग चीज है। देखो बेटा क्या कह रहा है, व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज, यानी कंडीशन कब वारंटी बन जाएगी, सेक्शन 13 में हम बता रहे हैं। ये भी आगे सब सेक्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहले लिखिए सब सेक्शन 1, सेक्शन 13 तो मेन है इसका, और सब सेक्शन 1 हम कर रहे हैं। पहला, बायर में वेव द कंडीशन, बायर में वेव द कंडीशन। ठीक है जी, अब अगर बायर ने ही कंडीशन को वेव कर दिया, वो नहीं रिपीडिएट करना चाहता, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मोटर खराब हो गई और मैं आपको क्या कह रहा हूं कि नहीं आप सिर्फ मुझे मोटर ठीक करके दे दो, वॉच मुझे यही चाहिए, दैट इज कॉल्ड कि बायर ने वेव कर दिया उस कंडीशन को। तो उस सिचुएशन में कंडीशन क्या बन गई, वारंटी। ये फर्स्ट हो गया आपका। पढ़ो सबसेक्शन 2। Here a contract of sale is not acceptable and the buyer has accepted the goods or part thereof. The breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there is a term of the contract expressed or implied to that effect. अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने पार्ट ऑफ गुड्स की डिलीवरी दी आपको, क्या लिख रहा है,
when contract of sale is not favorable and buyer has accepted the goods or part thereof. मैंने आपको जो ट्रांसफर किया गुड्स, सेलर ने बायर को जो भी गुड्स भेजे, उसने क्या किया है, गुड्स एक्सेप्ट कर लिए. जैसे कभी कभी छोटा मोटा गुड्स में किसी में डिफेक्ट आ गया मान लीजिए, और वो गुड्स का डिफेक्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई नहीं चलता है, मैं चला लूंगा. ये कब होता है नॉर्मली, खाने पीने की बात नहीं हो रही यहाँ पर. आप कभी भी देखेंगे कुछ चीजें हम बनाते हैं डिजाइन्स में बनाते हैं. जैसे आपने कभी अगर देखा हो पोल्स को देखा हो, पाइप जो बनते हैं, पाइप ऑलमोस्ट सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी पाइप का कॉर्नर टूटा हुआ है, किसी पाइप का कॉर्नर टूटा हुआ है और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट नहीं किया. जबकि आप चाहते तो वहां पर क्या कर सकते हैं, आप रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. तो जो कंडीशन थी वो किसमें बन गई, वारंटी में. क्योंकि आपने कहा कि हाँ भाई, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि हाँ यहां पर हम इसको ठीक कर लेंगे कि शुरू का जो एक पार्ट छोटा सा अगर आप पाइप का कट कर दें तो वापस पाइप आपका ओरिजिनल जैसी लुक में आ जाएगा, और जबकि आप चाहो तो उसे रिजेक्ट कर सकते थे. ठीक है जी. तो क्या कह रहा है यहां पर, बढ़ जाओ एक बार फिर से, ध्यान से देखना, ध्यान से समझ लो. Where a contract of sale is not salable and the buyer has accepted the goods or part thereof. है ना, बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, या तो पूरा या फिर वो पार्ट दे रहा हो. आगे, The breach of any condition to be fulfilled by the buyer by the seller can only be treated as breach of warranty, not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated, unless unless there is a term of the contract expressed or implied to that to that. effect. यानी अगर आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, अब जब गुड्स आपने वंस एक्सेप्टेड तो आपका रिजेक्शन का ऑप्शन खत्म हो गया. अब आप उस बिहाफ पर रिपीडिएट नहीं कर सकते. तो लिखो सबसेक्शन 2 में, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड बाय द बायर, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड बाय द बायर, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड बाय द बायर, डॉट डॉट डाल के आगे लिखिए, buyer cannot reject the goods on the grounds of not as per specification, on the grounds of not as per specification, so condition will be treated as warranty here, condition will be treated as warranty here. आपके अगर अप टू स्पेसिफिकेशन नहीं है तो आप यहां पर अब रिजेक्ट नहीं कर सकते. आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया, जिसको अलग अलग ना किया जा सके, है ना. कुछ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कुछ गुड्स इस तरह की होते हैं कि इसमें से इतना ले लिया, इतना अलग, वो नहीं कर सकते. हाँ जी. नेक्स्ट एक थर्ड सबसेक्शन 3 पर जो, Nothing in this section shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by law by reason of impossibility or otherwise. और अदर कह रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी अफेक्ट द केस ऑफ कंडीशन और वारंटी फुलफिलमेंट, यानी जहां पर बात इम्पॉसिबिलिटी की आ गई तो लिख दीजिए सबसेक्शन 3, बाय द रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी,
by the reason of impossibility. Nothing can affect the condition and warranty. Nothing can affect the condition और वारंटी. अब बताओ इम्पॉसिबिलिटी में आप मुझे पर कंडीशन लगाकर करोगे क्या? वो जो मोटर है वो मोटर ऐसी मोटर थी, अब इंडिया में मिल ही नहीं रही, तो क्या वो कंडीशन मेरे ऊपर अप्लाई हो जाएगी? आप मुझ पर जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? नहीं, आई वॉन्ट दैट मोटर ओनली. हम कहेंगे ठीक है भैया वेट करो, जब कंपनी कभी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी और जब वो बनेगी तो हम खुद आपको दे देंगे. मेरे एक स्टूडेंट ने फरारी खरीदी और दौड़ती है वो, दिल्ली की सड़कों पर कहाँ दौड़ा सकता है वो, लेकिन दौड़ा दी उसने. उसमें एक एंगल ऑफ कर्व होता है, उसी ने बताया मुझे, हमें तो पता नहीं, हमने तो कभी चलाई नहीं. कह रहा सर उसमें ना एक एंगल ऑफ कर्व है कि जब टर्न लेना है तो उसी एंगल से टर्न होगी फरारी, और दूसरे एंगल से टर्न ही नहीं हो सकती. मतलब कुछ से बड़ा सा कर्व चाहिए होता है. ऐसे नहीं इंडिया की सड़कों में तो पूरा मोड़ दिया और घुस जाओ कहीं पर भी दिल्ली की सड़कों में. अब वो लड़का वही दिल्ली वाला, उसने फरारी दौड़ लगाई और एक उसी बिना उस एंगल को समझे मार दी, उसका एक पूरा व्हील निकल गया. भाई मोटी पार्टी थी, क्या चिंता. जिस एकदम बिल्कुल फैक्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ. अब उसने गैराज में भेज दी कार, आती सारी इंपोर्ट होकर एक कार, तो उसने कहा कि सर मुझे उस व्हील को मंगाने में, बाहर से वो व्हील आया, 1 साल लग गया. 1 साल तक मेरी कार यहीं गैराज में खड़ी रही. इम्पॉसिबिलिटी नहीं लगी यहाँ पर, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर इम्पॉसिबिलिटी होती कंपनी हाथ खड़े कर देती थी हमारे पास अब व्हील है ही नहीं, तब कंडीशन को क्या करते? क्या हम उस कंडीशन को जबरदस्ती इंप्लीमेंट करवा पाते? नहीं. तो कह रहा है कि अगर कुछ ऐसा हो गया, इम्पॉसिबिलिटी की सिचुएशन आ गई, तो कंडीशन वारंटी एक बराबर हो गई. अब तो आप क्या कर सकते हो? फरारी पर डैमेज ही मांग सकते हो कि भाई साहब मेरी तो 1 साल से कार चली नहीं, आपने तो मेरा नुकसान करा दिया, डैमेजेस पे करो. सर जो व्हील निकला उसको वापस लगा लेता. अरे टूट गया भाई, निकला मतलब ऐसे थोड़ी कि पूरे इसके टूट गया, नहीं ना ना, फटा नहीं, मेरी बात तो सुन ले. वो टूट गया पूरा, उसका एक्सल वैक्सल सब टूट टाट के साइड हो गया. गाड़ी टूटी है, कोई क्या करेगा फिर वो? व्हील व्हील गया ना. एक्सेल क्या? अब व्हील में जो होता होगा मुझे इतना पता है, आगे का जो उसका लेफ्ट साइड वाला जो जो भी व्हील था नहीं मिला बेटा, वो उसको टायर, तो सिर्फ हम रबड़ वाले को टायर मान सकते हैं. हाँ. और जो व्हील होता है उसके साथ पूरा उसका वो होता है ना. अब उसमें कहीं एक्सल उक्सल भी होता होगा, कुछ यूज होता होगा. अब हम तो मैकेनिक नहीं है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन उसने जो मुझे मोटा मोटा बताया, कहता सर वो मुझे पूरा व्हील मंगा. वो बेटा उसके साथ कई पार्ट्स होते हैं ना. हाँ काफी कुछ चीजें टूटी, ऐसे थोड़ी. हमारी नॉर्मल कार का भी टूट जाता है अगर आप गलत एंगल से टर्न ले लो. गलत एंगल से टर्न तो चाहिए ही चाहिए ना. अब अगर मान लो आपकी गाड़ी सीधा यूं चल रही है, पूरा व्हील आपने मोड़ दिया, तो कार क्या करेगी? लुढ़केगी तो है ही, लेकिन व्हील पर तो उसका मेन सबसे पहले इफेक्ट आएगा. टायर फटने वो अलग, व्हील अलग जाता है. हाँ जी. तो इन केसेस में, उस केस में वो जो कंडीशन है वो वारंटी में कन्वर्ट हो गई. आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो और कुछ नहीं. कब? इम्पॉसिबिलिटी. ठीक है जी, आओ जी फटाफट. नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस. एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज. क्या होता है एक्सप्रेस? आपका क्या नाम है बच्चे? वंश. एक्सप्रेस से क्या समझते हो आप?
लेमैन बताना कोई लीगल वर्ड में, सिंपल। अगर मैं कहूं कि एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस क्या होता है? एक्सप्रेस क्या क्या हाँ, ये भी बिल्कुल एक अच्छा है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस है कि जो भी आप करना चाहते हो वो इच्छा जाहिर करना, एक्सप्रेस करना। वो जो एक्सप्रेशन है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो रिटन में या फिर बाय वर्ड्स। जो वर्ड्स हम रिटन में भी बोल सकते हैं और बाय माउथ भी बोल सकते हैं, इसे कहते हैं एक्सप्रेस। यानी या तो आपने बोला या आपने लिखित में किया, एक्सप्रेस। इम्प्लाइड क्या होता है? बाय कंडक्ट। एक्सप्रेस है रिटन या ओरल, वर्ड्स आ गए जहां पर, चाहे वो बाय माउथ बाय राइटिंग। और जबकि इम्प्लाइड क्या है? उसमें कोई वर्ड्स नहीं है, दैट इज बाय कंडक्ट ओनली, बिकॉज ऑफ ओनली कंडक्ट। ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का डिफरेंस है। हाँ जी बेटा, अब हमसे वो पूछ रहा है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। यहां पर वो अंडर सेक्शन 14 से लेकर 17 तक ही हमें एक्सप्लेन करेगा। 4 सेक्शन में वो एक्सप्लेन करेगा। कंडीशन वारंटी समझ गए थे हम लोग? कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस समझ गए थे? अभी ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपको सिंपल सा बोल रहा है कि क्या हो सकती है कंडीशन और वारंटी, मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। हालांकि आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर हम जब कार खरीदने जाते हैं तो वहां पर तो सब कुछ एक्सप्रेस ही होता है, तो इम्प्लाइड कहां हुआ? बिल्कुल, लेकिन कुछ जगह इम्प्लाइड भी होता है। कुछ जगह इम्प्लाइड कैसे है? मान लीजिए आप बुक खरीदने गए, उसमें क्या इम्प्लाइड कंडीशन है अपने आप में? अगर बुक के बीच में, जैसे एक बार मैंने एक बुक खरीदा तो बीच का एक बंच ही मिसिंग था। जब वो बाइंडिंग करते हैं तो उसका एक पूरा बंच मिसिंग था। वो एक सेट होता है, जब बुक्स की जो पेजेस की जो कटिंग होती है उसकी अपनी एक सेटिंग है मशीन के थ्रू, और वो सेटिंग में वो एक पूरा बंच गायब। अब क्या इम्प्लाइड कंडीशन है बुक सेलर की तरफ से मेरे लिए कि मुझे पूरी बुक तो प्रोवाइड करेगा, बीच के अगर 50 पेज गायब हैं तो वाई शुड आई सफर? ऑल तो मैंने बुक के ऊपर अपना नाम भी लिख दिया था। वो फिर ये भी कहते हैं कि क्यों लिख दिया जी नाम आपने? मैंने कहा ये मुझे पता था, टाइम भी निकल गया था करीबन 1 हफ्ते का। मैंने कहा तो 1 हफ्ते बाद देखा है कि सीधा पेज नंबर 60 के बाद सीधा आ गया 110। मैंने कहा आप देख लो बाइंडिंग, कहीं आपको टेम्परिंग लग रही हो तो। टेम्परिंग बोलते हैं ना कि आपने छेड़छाड़ कर ली, कब दिखा दो अगर आपको टेम्परिंग लग रही है। हाँ, उसने मुझे ये कहा कि ये मुझे सप्लायर को दिखानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है दिखाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और सप्लायर ने मुझे न्यू बुक दी, क्योंकि वहां पे सप्लायर की मिस्टेक थी और उसने मुझे वो नई बुक दी। तो ये क्या है अपने आप में? एक इम्प्लाइड कंडीशन। कहीं लिखा नहीं था, कहीं पर एक्सप्रेशन नहीं था, कहीं एक्सप्रेस नहीं किया गया था, इम्प्लाइड कंडीशन थी, है ना? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है। जो एग्रीमेंट्स बनते हैं, नो डाउट आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, वहां पर सारी कंडीशन के एक्सप्रेस और इम्प्लाइड सब कुछ मेंशन है कि भाई इस तरीके से है। आपके ऊपर भी ड्यूटी उन्होंने लिखी हुई होती है, पानी से दूर रखना, इससे दूर रखना, उससे दूर रखना, है ना? एक मोबाइल का आपका कभी भी आप गए हो तो सबसे पहला ऑप्शन होता है जी इसके अंदर तो पानी चला गया है। सबसे पहला उनका आंसर ये होता है, कुछ एक वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। तो ये चीजें हैं वो उन्होंने तो पूरा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कर रखा होता है। तो इम्प्लाइड अपने आप में वो है जो पता नहीं लेकिन वो बाय कंडक्ट है। ठीक है, अब देखो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सप्रेस कंडीशन कौन सी होती है। एक्सप्रेस कंडीशन आर दोज व्हिच आर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्रेसली जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो क्या हम कोई कंडीशन लगवा सकते हैं? वो कंपनी की तरफ से आती है पूरी एक्सप्रेस्ड। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस डील कर रहे हैं
तो वहां पर आप अपनी तरफ से भी कंडीशंस ऐड करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप शर्ट सेलर हैं, शर्ट बेचते हैं, आप शर्ट के वेंडर हैं, आपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जाकर बात की कि मुझे शर्ट चाहिए, 1000 शर्ट मुझे चाहिए, तब तो आप कंडीशन लगा सकते हो, मेरे कपड़े की क्वालिटी ये होनी चाहिए, एम्ब्रॉयडरी ऐसी होनी चाहिए, बटन ये होने चाहिए, धागा ये वाला यूज होना चाहिए, ये सब कंडीशन आप लगा सकते हैं। ये हो गई क्या एक्सप्रेस। उधर से सेलर भी लगा सकता है, सेलर लिख सकता है एडवांस पेमेंट 10%, जब इतना स्टॉक मेरा बन जाएगा मैं आपको उसकी वेरिफिकेशन करा दूंगा, देन 30%, देन इतना इतना, वो भी लगा सकता है। ये सब क्या हो गई एक्सप्रेस, जो कहीं पर भी ऑलरेडी मेंशन नहीं है। इट डिपेंड्स व्हेन यू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जो कंसीडरेशन देते हो के सर्टिफिकेट आएगा क्यों वाली समान ही है मेरी एक तरीके से नहीं, मोड उसके उसमें आ सकता है, कंसीडरेशन तो उसके बदले जले चलेगा, उसमें कैसे आप कंडीशन लगा सकते हो। जो मेरे जैसे मोड ऑफ पेमेंट हो सकता है कि कंडीशन बन जाए, बट कंसीडरेशन तो सबसे पहला एसेंशियल रूल है। लॉफुल कंसीडरेशन तो एसेंशियल रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आप कैसे लगा सकते हो, उसकी मोड में आप कंडीशन लगा सकते हो कि मैं पेमेंट तभी करूंगा। आप चेक से खरीदने जाइए, आपने मोबाइल खरीदना है, आप चेक से पेमेंट करिए, कब देंगे वो आपको मोबाइल, जब चेक क्लियर हो जाएगा। वो उनकी कंडीशन है मेंशन कि आप चेक से पेमेंट कर दो जी, कोई दिक्कत नहीं है, बट विल डिलीवर यू द गुड्स ओनली व्हेन चेक क्लियर्स। ये उनकी तरफ से कंडीशन है। कंसीडरेशन में कोई कंडीशन नहीं लगाई इन्होंने, लेकिन मोड ऑफ पेमेंट में लगा दी। आप कैश दे दो जी, इमीडिएट दे दो, ले जाओ। इम्प्लाइड क्या होंगी, ये भी लिखवा इसलिए नहीं रहा क्योंकि अभी आएगा नीचे सारा। इम्प्लाइड कंडीशंस क्या है, on the other hand are those which are presumed by law to be present in the contract. It should be noted that an implied condition may be negated or waived by an express agreement. ये किसके द्वारा है, presumed by law, presumed है, ये कहीं लिखी नहीं है, presumed by law है। लॉ आपको बता देगा कि हाँ भाई ये अपने आप में इम्प्लाइड कंडीशन है। जैसे मैंने अभी आपको बुक का एग्जांपल दिया, ये प्रिज्यूम कंडीशन है कि जब मैंने आपको फुल पेमेंट की है तो आई मस्ट गेट द फुल रिवॉर्ड, मुझे बुक तो पूरी मिलेगी नहीं। आप रेलवे से टिकट खरीदते हैं, आप रेलवे से टिकट खरीदते हैं, रेलवे में ट्रेवल करना तो आपका राइट हो गया, ठीक है जी। वहां पर कंडीशन मेंशन है कि आप अपने साथ कितना सामान कैरी कर सकते हो, रिटन कंडीशन है। और वहीं पर वो मेंशन कर देते हैं कि अगर आपका सामान इससे एक्सेस पाया गया तो आपसे चार्ज किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले तो पहले वेट करवा लेते हैं कि हाँ जी 25 किलो से ज्यादा है, या तो सामान निकालो या पर केजी का फाइन पे करो, है ना। ये कंडीशंस वहां पर ऑलरेडी रिटन है। लेकिन इंप्लाइड कंडीशन क्या है, इंप्लाइड कंडीशन ये तो है कि भाई साहब एयरपोर्ट तक तो पहुंचो, हम आपको उठाकर थोड़ी ले जाएंगे। ये तो आपके अपने आप में इंप्लाइड कंडीशन है कि आपने टिकट खरीद लिया तो एयरपोर्ट पर तो आप ही पहुंचोगे, तभी तो बोर्डिंग करवाएंगे। ये तो अपने आप में आप पर इंप्लाइड कंडीशन है। आपने कह लीजिए मैंने तो टिकट खरीदा था और मैं ट्रेवल नहीं कर पाया तो मेरे टिकट के पैसे वापस करो, कह पाओगे आप नहीं कह सकते। तो कहते हैं आपने ट्रेवल नहीं किया, दैट इज योर मिस्टेक, आपको एयरपोर्ट तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। दिस इज योर इम्प्लाइड कंडीशन कि आप जाएं, उसको एग्जीक्यूट करें। ये इस तरह की इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं। क्या कहते हैं आप, बोलो। इलीगल सामान, हाँ, हालांकि वो एक्सप्रेस है, ऑलरेडी मेंशन भी है।
उसमें आप पढ़ते होंगे तो लिखा होगा डूज एंड डोंट्स में आता है उसमें कि आप ये चीजें कैरी नहीं करके जा सकते। ठीक है ना। ये सारी डिटेल में पढ़ेंगे। इम्प्लाइड कंडीशन का एक छोटा सा आपको बनाकर दिखा रहा है चार्ट कि क्या है कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन, कंडीशन एज टू टाइटल। आपने जैसे मैंने कहा बुक मैंने खरीदी, तो ये तो अपने आप में एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि उस गुड का ऑनर मैं कहलाऊंगा। तो आप मुझे बिल पर नाम लिख कर दो, या तो कैश लिख देते हैं या वो आपसे पूछेगा नाम बता दो, नाम हो गया आपका। ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि आपको वो टाइटल मिलेगा ही मिलेगा, आपको इसके लिए कहीं पर मेंशन नहीं है कि नहीं, ये इम्प्लाइड कंडीशन है, एज पर लॉ आपको मिलेगी मिलेगी ऑनरशिप। सेकंड क्या कह रहा है, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। अब अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो, आपने कभी देखा होगा कि आप चलो एयर टिकट खरीदते हो, बाद में ऑप्शन आता है कौन सी सीट चाहिए, विंडो सीट चाहिए, मिडिल सीट चाहिए या साइड सीट चाहिए, वो आपको ऑप्शन देता है। यही सेम ट्रेन में भी ऑप्शन देता है, मिलता है ऑप्शन तो मिलता है, अपर लोअर मिडिल ऑप्शन तो है। तो वो अलग बात है कि वो शायद उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी, मतलब मेरे को ऐसे मान हाँ वही मैं कह रहा हूँ कुछ कंडीशन होंगी। बट डिस्क्रिप्शन अगर आपने दे दिया और डिस्क्रिप्शन के बाद भी आपको वो नहीं मिलेगी वो चीज, तो वापस कर सकते हो। ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो आपने डिस्क्राइब किया आपको सामान वैसा ही मिलेगा। आप दुकानदार के पास जा रहे हो कि मेरे को एक रेड टी शर्ट इस कपड़े वाली इस ब्रांड की पैक करके दे दो, आपने उसको बता दिया डिस्क्रिप्शन ये नंबर की चाहिए, अगर वो उस नंबर की नहीं हुई आप वापस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एज पर डिस्क्रिप्शन आपको मिलना चाहिए, ये आपका राइट है, ये इम्प्लाइड आपकी कंडीशन है। सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। अच्छा उससे पहले इधर सेल बाय सैंपल आ गया, दोनों का मिक्स कर दिया। सैंपल क्या होता है, ये कहाँ चलता है, फूड ग्रेड्स में बहुत चलता है। आप फूड ग्रेड्स का, अब तो बेटे आप सीए कर रहे हैं, छोटी छोटी सोशल मीडिया पर चीजें पढ़ा करें, बाद में काम आएंगे, अभी नहीं आएंगी काम, लेकिन अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। हर चीज का नंबर है। आप राइस खरीदोगे ना, राइस के नंबर्स हैं। आप गेहूं खरीदेंगे ना, गेहूं उसका भी नंबर है ना। बहुत सारे बच्चों ने तो गेहूं भी नहीं देखा होता है ओरिजिनली। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होता, क्योंकि अब जब से आटे की थैलियां आनी शुरू हो गई, अब तो आटा ही होता है ना। पुराने जमाने में, हमारे जमाने में तो होता था कि पहले गेहूं खरीदो, उसे धो साफ कराओ, उसके बाद उसके अंदर मिक्स करो, इतना ये, उसके बाद आटे की चक्की पर देकर आओ, फिर आटा पिसवा कर खुद लाओ। अब आपको खुद आटा मिलता है, आपने फोन मिला उठाना है और इतना आटा भेज, तो गेहूं कहाँ देख पाए। वैसे बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे नहीं देख पाते। बहुत सारी कॉलोनीज में तो बच्चों को काऊ भी नहीं देखी होती है, वो जब काऊ देखते हैं तो सोचते रहे वाह काऊ देख लिया आज, है ना। दिल्ली में तो बैन हो गई। तो अब यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ कि बाय सैंपल, आप ना उसका सैंपल ले जाते हो कि आई नीड दिस थिंग। आप अगर मान लीजिए किसी बुटीक में जाते हैं, या बुटीक में से फीमेल्स लड़कियां तो अच्छे समझ जाएंगी कि उनके जो ड्रेस के ऊपर डिजाइन होते हैं, वो डिजाइन को लेकर सैंपल चलता है कि हमें इसी तरीके का चाहिए मोती, ये बटन, है ना। आप लोग खुद भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाय सैंपल में आप सैंपल को दिखाएंगे कि मुझे ऐसा ही चाहिए। आप कॉपी जो यूज कर रहे हैं इसमें यूज हो जाता है। आप देखेंगे सबके पास इतनी सारी कॉपियां हैं, 4-5 कॉपी का कलर डिफरेंट नजर आ जाएगा। पेपर पेपर का फर्क है, पेपर इतनी सारी वेराइटीज का है, उनके नंबर्स होते हैं, इतने नंबर का, इतने नंबर का, ये शीट वो शीट, 36 तरह की शीट है। तो जो आपने सैंपल दिखा दिया तो वो सैंपल इम्प्लाइड कंडीशन, फिर दोनों को मिक्स कर दिया डिस्क्रिप्शन और सैंपल को। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ऑब्वियसली आपको पिज्जा देता है फिटनेस की गारंटी कि आपको जब पिज्जा मिलेगा विद इन
20 मिनट्स या विद इन हाफ एन आवर आपके घर पहुंच जाएगी। उसका मानना क्या है कि वो बिल्कुल फिटनेस में आएगा, आप खा सकते हो उसको। बहुत सारे जो लोग नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज में भी गारंटी दी जाती है ना, वो बताते हैं क्वालिटी विल बी अप टू मार्क। तो वो चीजें हो गई। ठीक है जी, तो ये हम करना शुरू करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स डालना बेटा। हमने ऊपर देखा, ध्यान से देखना कि इसने कहा है 14 से सेक्शन 17 तक हम डिस्कस करेंगे इसे। सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 17 तक क्या चल रही है ये? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज। आ जाओ जी। सबसे पहले सेक्शन 14(1), सेक्शन 14A, बल्कि सेक्शन 14A पहला कंडीशन एस टू टाइटल। कंडीशन एस टू टाइटल, कंडीशन एस टू टाइटल। ये क्या है? एक्सप्रेस कंडीशन, एक्सप्रेस कंडीशन फॉलो। नहीं, ये तो इम्प्लाइड लिख रहे हैं ना अभी तुम सारे। कंडीशन एस टू टाइटल लिखो इसमें छोटा सा। दिस इज फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन, दिस इज फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन, दिस इज फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन। The seller must pass the title of the goods to the buyer. The title of the goods To the buyer. नीचे लिखना ए पॉइंट। In case of sale, it will be passed immediately. In case of sale, it will be passed immediately. फिर नीचे लिखो ए के नीचे बी। In case of agreement to sell, in case of agreement to sell, B point. It will be passed when delivery is available. Agreement to sell किसके लिए था? फ्यूचर गुड्स के लिए था ना। It will be passed when delivery is available. when delivery is Available. सेकंड लिखिए। सेकंड सेक्शन 15 में आ गया सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेक्शन 15 सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेकंड पॉइंट है ये। There is an implied condition. There is an implied condition goods shall be correspond with the description. Goods shall be correspond with the description. ये implied condition है हमारी। अदरवाइज इसी को कंटिन्यू करना है। अदरवाइज
बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। रिजेक्ट द गुड्स, भाई एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है तो मेरे को राइट है, मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी। थर्ड, सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल सेक्शन 17 आएगा, नीचे आएगा, थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गई। सेल बाय सैंपल, जैसे हमने कहा था एज पर डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए, ऐसी सैंपल में भी यही आएगा। तो लिखो, दिस इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दिस इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट, नीचे लिखना ए, ये 3 पार्ट में एक्सप्लेन हो रहा है। ए, गुड्स शेल correspond with the sample, goods shall correspond with the sample. B, buyer have opportunity to compare, buyer have opportunity to compare। अब सेलर कह रहा है हाँ जी मैंने सामान भेज दिया आपके सैंपल के अकॉर्डिंग, हाउ डू यू वेरीफाई? आप चेक तो करोगे कि सैंपल के अकॉर्डिंग आया है कि नहीं? नहीं, ठीक है ना। ये नॉर्मली सैंपल कब चलता है ये बता दो, जब आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। जब आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं सैंपल चलेगा ही चलेगा। आप मान लीजिए चाइना से सामान मंगवा रहे हैं, चाइना के जो मैन्युफैक्चरर पता है क्या कहते हैं कि आपको जो सामान चाहिए उसका एक सैंपल भेज दो। वहां पर ट्रेडिंग ही बिना सैंपल के नहीं होती। या तो आप वहां आइए और पसंद कर लीजिए, वो आपको दिखाएंगे इनमें से क्या चाहिए, चूज कर लिया वो सैंपल हो गया। या आप अपने साथ एक सैंपल लेकर जाओ कि हमें ये चाहिए। वन ऑफ माई स्टूडेंट, वो वहां से एक लॉक का यहाँ से सैंपल लेकर गया, उसने कुछ अलग तरीके का लॉक बनाया और उसने वहां पर बताया कि मुझे ये लॉक चाहिए। बनवा यहाँ भी सकता था, यहाँ उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही थी, तो सैंपल लेकर गया यहाँ से उस बकायदा उस लॉक का कि मुझे यही लॉक चाहिए एग्जैक्टली। और आपने अब देखा भी होगा, अब तो कम हो गया, कि जब भी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होते हैं आप सदर बाजार वगैरह चले जाओ, आपको लॉट्स ऑफ वैरायटीज मिलेंगी। सब क्या है? मेड इन चाइना। बनवाता कौन है? हम लोग। अब या तो हम वहां जाके एक सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं या यहां से एक सैंपल लेकर जाते हैं। और मजे की बात तो उसने मुझे एक और चीज बताई, कहता आपको अगर ये चाहिए, वो ये पूछते हैं कितने रुपए का चाहिए। आपने कहा ये 50 रुपए का दे दो, अगर हम 50 का क्या 20 का ही बना के दे रहे हैं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, लेकिन सैंपल आपको मिल जाएगा वैसा का वैसा जैसा आप चाहते हैं। दिल्ली में हम जब कभी छोटे होते थे आपके एज के, तो हम ग्लोब खरीदने जाते थे। बड़ा शौक होता है कि टेबल पे ग्लोब होना चाहिए, और पूरा जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, उस हिस्ट्री का ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बड़ी हेल्प मिल जाती है कि कौन सी कंट्री कहाँ है क्या हो। तो एक वर्ल्ड का लाना है और एक इंडिया का लाना है, जरूर लेकर आता है हर बच्चा। और इतना महंगा मिलता था कि वहां जाके प्राइस सुना तो ठीक है हम कागज के नक्शे में ही देख लेंगे, छोड़ो। अपने टाइम की बात बता रहा हूँ। और अब आप आज जाइए, 50-50, 100-100 रुपए में बिक रहे हैं वही क्लोथ्स। क्वालिटी फुल्ली कॉम्प्रोमाइज्ड, फुल्ली कॉम्प्रोमाइज्ड है, फुल्ली। तो मैं जो बता रहा हूँ सैंपल, आप सैंपल दे दीजिए वैसा मिल जाएगा, और बिल्कुल सैंपल के अकॉर्डिंग आएगा। तो ए पार्ट क्या हुआ?
कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल। सेकंड बी पॉइंट, बायर के पास अपॉर्चुनिटी है उसको कंपेयर करने की, क्योंकि उसके बिना वो उसे पता कैसे चलेगा। थर्ड लिखो, गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, और ब्रैकेट में लिख लीजिए डिफेक्ट which make goods unmerchantable, defect which makes goods unmerchantable, defects which makes goods unmerchantable। बहुत टाइम पहले, बहुत भी नहीं, कुछ महीनों पहले किसी एक कंट्री ने एक ग्लोब मार्केट में निकाला जिसमें कश्मीर का हिस्सा ही पाकिस्तान में दिखा दिया। सीरियसली बता रहा हूँ। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सू किया, जिस भी ब्रांड ने निकाला था, कि हाउ डिड यू डू दिस। उसी की वजह से गूगल ने भी अपडेट कर दिया था। गूगल को भी इंडियन गवर्नमेंट ने थ्रेट किया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? अब वो क्या है, डिफेक्ट है, अनमर्चेंटेबल वाला डिफेक्ट है। अब मान लीजिए उसने वही वाला लॉट भेज दिया आपको, आपने ग्लोब मंगाया और उसने वही वाला लॉट भेज दिया जिसमें कश्मीर जो है किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का। क्या इंडिया में बेच पाओगे? झगड़े हो जाएंगे यहाँ तो। मतलब हमारी दुकान ही आग लगा दी जाएगी, पॉसिबल ही नहीं। अनमर्चेंटेबल कंडीशन, तो हम क्या कर सकते हैं, गुड्स को रिजेक्ट करने का राइट आ जाएगा। तो सैंपल में हम सैंपल जो भेजेंगे वही आना चाहिए जैसा हमने सैंपल भेजा है। लिखो जी, इसी में चल रहा है अभी, सेक्शन 15 में ही एक पॉइंट और है, आ जाओ। सेक्शन 15 ऊपर आया था ना अभी। अब इसमें सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों मिक्स कर दिए। लिख दीजिए, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। इसमें तो सिंपल आंसर हो जाएगा। जब हमने क्या कहा था आपको कि डिस्क्रिप्शन हो तो कॉरेस्पॉन्ड करे डिस्क्रिप्शन के साथ, सैंपल हो तो सैंपल के साथ कॉरेस्पॉन्ड करे। अब दोनों चीजें आ गई तो गुड्स मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद दीज टू। तो लिख दीजिए, दिस इज द इम्प्लाइड कंडीशन। Goods shall correspond with sample and description, sample and description। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए, shall correspond with sample and description। सर रिपीट करो एक बार। Goods shall correspond with sample and description, this is the implied condition, sample and description। Next point, condition as to quality or fitness, condition as to quality or fitness। देखो इसकी शुरुआत कैसे कर रहा है। अब कंडीशन तो फिटनेस और इसकी जब बात आए, क्या शुरुआत कर रहा है देखो, ordinarily there is no implied condition as to the quality or fitness of the goods sold for any particular purpose। implied बोल रहा है, कोई implied नहीं है वहां पर, there is no implied condition ordinarily।
लेकिन आगे समझा रहा है, पढ़ो जरा, आप पढ़ो, आप ही पढ़ो चलो। However, the condition as to the reasonable fitness of goods for a particular purpose may be implied if the buyer had made known to the seller the purpose of his purchase and relied upon the skill and judgment of the seller to select the best goods, and the seller has ordinarily been dealing with those goods. This implied condition will not apply if the goods have been sold under a trademark or a patent. यानी जब आप बात करो किसी ट्रेडमार्क की और पेटेंट वाले केस में, वहां क्या होगा? वहां तो ऑलरेडी रिटन है, एक्सप्रेस्ड होती हैं। आप अगर नाइकी का शूज लेते हो तो नाइकी के शूज के साथ क्या है? नाइकी का शूज अगर आप लेते हो तो नाइकी के शूज की अपनी आप वेबसाइट पर जाएंगे तो सारी लिखी हुई हैं कि हमारे शूज की क्या क्या क्वालिटी है। आप जाइए कभी वेबसाइट पर उसकी, वो उसी लिए बिकता है, वो बिकता ही उसी लिए है। तो इसलिए उसने क्या कहा है साफ साफ, सोल्ड अंडर अ ट्रेडमार्क और पेटेंट में। नाइकी तो एक ट्रेडमार्क है ना। अगला पढ़ो जरा। There is implied condition of the part of the seller that the goods supplied shall be reasonably fit for the purpose for which the buyer wants them, provided the following conditions are met. तो आप जरा लिखें इसमें, यहां से हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है। द इम्प्लाइड कंडीशन, the implied condition that goods supplied shall be reasonably fit for the purpose of the buyer. For the purpose of the buyer, provided that ए लिखो, provided that, तो नीचे लिखो ए, buyer should have mentioned the seller of a particular purpose या about a particular purpose. B, buyer should rely RELY, rely on the skill and judgment of the seller. On the skill and judgment of the seller. C, skill and judgment of the seller. C, seller must dealt DEALT deal करना, must dealt in such description of goods. इसमें बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, मैं पहले आपको एग्जाम्पल दूं तो आप समझ जाएंगे। मैं एक कार सप्लायर के पास गया, कार सप्लायर को क्या माना जाएगा कि वो कार में डील करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या माना जाएगा कि उसके पास इस तरह की सारी नॉलेज होगी, है ना। उसकी स्किल एंड जजमेंट पर मैं बिलीव कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं कार वेंडर के पास ही पहुंचा हूं तो उसकी स्किल एंड जजमेंट पर तो मैं रिलाई करूंगा ना कि भाई ये कार वेंडर है, मार्केट में बैठा है, तो इसका मतलब इसको सब पता होगा। अभी पहले की बात नहीं कर रहा। दूसरा, जो मैं कार लेने जा रहा हूं वो उसी में डील करता है, क्योंकि डील करता है तभी तो गया उसके पास।
कार वेंडर है। पहली दो, दूसरी और तीसरी कंडीशन तो क्लियर हो गई। अब मैं गया अपने एक पर्टिकुलर पर्पस को लेकर उसके पास कि सर मेरा काम टूर एंड ट्रेवल का है, मेरा काम टूर एंड ट्रेवल का है और मेरे लिए माइलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए माइलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइलेज मतलब जो रनिंग कॉस्ट को मेरी इफेक्ट करेगी, एवरेज जो मेरी रनिंग कॉस्ट को इफेक्ट करेगी, क्योंकि जब मेरी कार चलेगी, मेरे पास पैसेंजर बैठेंगे, मैं उनसे पैसे कितने चार्ज करूंगा, मेरा प्रॉफिट, ये सब चीजें मैटर करता है माइलेज पर। उसने कहा आप ये वाली पर्टिकुलर कार खरीद लो, इस कार की माइलेज सो एंड सो है। मान लीजिए उसने कोट कर दिया 25 है। जैसे आजकल कारें जो है ना, जो कार कंपनियां पूरी माइलेज कोट करती हैं, क्यों? इंडिया में खास तौर पर, क्योंकि माइलेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियंस के लिए। अब्रॉड में वो सेफ्टी पहले कोट करती है, माइलेज कोट नहीं करती, वो सबसे पहले सेफ्टी कोट करती हैं। और भी कई रीजन हो सकते हैं, क्योंकि वहां कार की स्पीड बहुत ज्यादा हाई है हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग। वहां पर कारें, ऐसा सुना है कि कुछ लेन्स ऐसी बनी है, मैं नहीं गया हूं, कि अगर उस सर्टेन स्पीड से नीचे अगर चलेंगे उस लेन पर तो वहां चालान कट जाएगा। मैंने जर्मनी में, और भी हो सकता है कई कंट्रीज में हो, लेकिन भाई तभी तो बता रहा हूँ, इसीलिए आ रहे हैं उन दो चीजों पर। हमारे यहाँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है? माइलेज। तो जब माइलेज इंपॉर्टेंट हो गई तो कार क्या करी, अभी आया ना, एक ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, माइलेज बढ़ाने के चक्कर में उसने अपनी क्वालिटीज को हल्का कर दिया है, बॉडी स्ट्रक्चर हल्का कर दिया है, जस्ट टू गिव यू द मोर माइलेज। इसका मतलब वो हम ही लोग तो खरीद रहे हैं। एक पर्टिकुलर ब्रांड आउट ऑफ इंडिया हो गया बेचारा, क्यों? सेफ्टी की वजह से। वो 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी देता था वो ब्रांड, और उसने जो कार लॉन्च की इंडिया में, लोग कह रहे थे कि हम 2, क्या बोलते हो आप उन्हें, एयर बैग्स देते हैं। उसने कहा हम 6 एयर बैग्स देते हैं। कह रहा जो ड्राइवर है और जो आगे फ्रंट सीट पर बैठते हैं, सबसे पहले उनके नी टूटते हैं, और जिसका नी टूट गया उसकी लाइफ एकदम से खत्म सी है। नी इतना इंपॉर्टेंट चीज है। वो नी पर भी एयर बैग्स दे रहे थे, जहां पर नी हमारा ड्राइविंग सीट में आता है और जो आगे फ्रंट सीट पर बेचारा बैठा होता है। लोगों ने कह के रिजेक्ट कर दिया, लोगों के कमेंट्स थे कंपनी को, किसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्या है? ये तुम्हारी, इनकी और उसकी कोई इंडिविजुअलिटी की बात नहीं है, ये हम इंडियंस की बात है। अब जाकर तो इनको होश आता है कि बैक सीट पर भी बैठने वाले को बेल्ट लगानी चाहिए, और मैं लगाता था तो मेरे दोस्त सारे हंसते थे। अभी क्या हो गया अब बताओ, सारे क्वालिफाइड, सारे वेल एजुकेटेड और सारे हाईली प्रोफेशनल। अरे क्या लग रहा है यार, चलो क्या कर सकते हैं, ये हमारा एटीट्यूड है। और वहां पर कोई मतलब ही नहीं, वहां सेफ्टी फर्स्ट है, हमारे यहाँ सेफ्टी इश्यूज सेकेंडरी। तो मैं जो आ रहा था कि माइलेज की बात हुई, अब वो क्योंकि एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट है जी, कह रहा जी मैंने जो कार पसंद करनी है वही करनी है जो आप बताओगे, माइलेज मेरा मेन इशू है। उसने बता दी ये वाली कार खरीदो, और वो माइलेज में फिसड्डी निकल गई जो कार। तो उसमें कहा गया कि अपने आप में एक इम्प्लाइड कंडीशन हो गई थी, जबकि वहां मेंशन नहीं था। कह रहा जब उसने बताया तो मैंने इसको मान लिया कि दिस इज इम्प्लाइड कंडीशन एंड आई कैन रिप्यूडिएट द
कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए बात को? तो वो चीज है। एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का क्या है कि इम्प्लाइड कंडीशन क्यों है, क्योंकि हमने वर्बली आपसे बात की है। एक्सप्रेस तो ऑलरेडी उनके सारे जो लिखे हुए वो है ही हैं, वो तो लिखे ही हुए हैं। वो वहां पर जाकर बैठ के बात कर रहा है कि मुझे गाइड करो, वो जाकर मुझसे कह रहा है, बैठकर बात कर रहा है कि भाई बात करो, हमें ये चीज चाहिए। अब ऐसे तो जो सैंपल है फिर तो वो डिस्क्राइब ही हो गया, फिर वो भी एक्सप्रेस ही हो गया। सेलर के हिसाब से डिस्क्राइब होगा कि इसमें तो ये है, आप अपने हिसाब से दे दीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, कुछ एक्सप्रेस ऑलरेडी जो उनके फॉर्मेट में है वो है ही है, जो फॉर्मेट के अलावा है ये उनकी बात हो रही है कि उसमें है नहीं मेंशन, लेकिन हमने बताया। अदरवाइज तो अगर आप देखोगे तो सैंपल डिस्क्रिप्शन तो सब कुछ कंडीशन ही हो गए, तब तो सब कुछ तो एक्सप्रेस हो गया वो, लेकिन इनको वो इम्प्लाइड के तौर पर दे रहा है। ठीक है जी। ये देखो जरा एग्जाम्पल 11 एक बार पढ़िए, आपको और क्लियर होगा। कुछ घरों में यूज होता है, पढ़ो। A water set on street from B attendance, but the set was not fit for A's count. A rejected the set of B and claimed the refund of price. It was held that A was entitled to do so as the only purpose for which he wanted the set of B was not fulfilled. देखा है कभी ऐसे फेक टीथ, समझ गए, जो बुजुर्ग लोग लगाते हैं, जिनके पूरे वो सारे टीथ उनके टूट जाते हैं, तो वो लोग इस तरह का एक पूरा सेट लगाते हैं और वो उसके आपके जो उसमें पूरा फिक्स हो जाता है। जब अपना खाना वाना खाओ, च्यू करो, उसके बाद उसे निकालो बाहर, धो लो, बाहर जाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ, इस तरीके का वो है ये सेट। अब वो क्या कह रहा है, नॉट फिट फॉर एज माउथ, ए रिजेक्ट द। अब ये तो अपने आप में इम्प्लाइड कंडीशन है ना। अब जबकि मैं गया भी हूँ दिखाने, सब कुछ गया हूँ, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है, लेकिन मेरे सेट पर, मेरे उस पर तो पूरा फिट बैठे। अगर वो फिट नहीं बैठेगा तो मेरे तो इसका यूजलेस है। तो क्या कह रहा है, रिजेक्ट द सेट ऑफ टीथ एंड क्लेम द refund of price. It was held that A was entitled to do so as the only purpose for which he wanted the set of teeth was not fulfilled. ठीक है, लिखो जी। नेक्स्ट, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। This is an implied condition. This is an implied condition and will be applicable This is an implied condition and will be applicable when following two requirements fulfilled. When following two requirements fulfilled, A goods shall be brought by description. B
seller must deal with such type of goods. Seller must deal with such type of goods. मर्चेंटेबिलिटी तो समझते ही होंगे। मर्चेंट क्या होता है? सेलर। सेलर को बोलते हैं मर्चेंट। और मर्चेंटेबिलिटी मतलब जो गुड्स सेलेबल कंडीशन की बात हो रही है। मर्चेंट मीन्स सेलर और मर्चेंटेबिलिटी मीन्स जो आगे जाकर सेल किया जा सके। तो नॉर्मली ये उनके लिए है जो लोग गुड्स खरीदते हैं और फिर आगे बेचते हैं, है ना। कंज्यूमर नहीं है डायरेक्ट बीच में, ये एक तरीके का सेलर ही है। तो देखो क्या कह रहा है, इसका एक एग्जाम्पल पढ़ो। कहाँ गया? एग्जाम्पल 13 पर पढ़े। A person orders motor horns from a manufacturer and the horns supplied are scratched and damaged. Scratched and damaged. तो मुझसे कौन खरीदेगा? मुझसे तो कोई भी नहीं खरीदेगा। तो क्या मर्चेंटेबिलिटी कंडीशन हुई? जब चीज ही आप पहले से मुझे खराब दे रहे हो तो मैं तो आगे बेच ही नहीं पाऊंगा। तो क्या कह रहा है? He is entitled to reject them as unmerchantable. हाँ जी। मान लो उसने पहले पेमेंट कर दी और फिर वो डिलीवरी स्पीड में आ गया, तो ये रिस्क भारत पे क्या जाएगा? कैसे कैसे? ये मान लो तो पहले पेमेंट कर दी और फिर वो जो क्या कहते हैं जो और डिलीवर हुए, डिलीवरी में इसके डैमेज और स्क्रैच हो गए। देखो अब आपने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी। अब यहाँ पर मैटर चला गया प्रूफ का, प्रूफ का चला गया और मैटर चला गया एग्रीमेंट का। अगर मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे नहीं पता, आप जो गुड्स सप्लाई करोगे मेरे घर मेरी दुकान पे सप्लाई कर देना और वो गुड्स इस क्वालिटी के होने चाहिए, दैट्स ऑल। या फिर मैंने गुड्स आपकी दुकान से उठाए, अब मैं अपने आप से लेकर आ रहा हूँ। अब अगर वो रास्ते में स्क्रैच पड़ी या रास्ते में खराब हुई तो जिम्मेदारी किसकी हो गई? मेरी। लेकिन आपका डिलीवरी मैन लेकर आया है और मैंने उसके सामने ही खोला और देखा स्क्रैच निकले हैं, तो फिर किसकी हुई? तो इसलिए आपने जो इफ और बट लगाया, उस इफ और बट के साथ टर्म्स एंड कंडीशन आ गए। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने जो मुझे सामान भेजा वो आप ही के फॉल्ट पर गलत आया है। अभी हमने इफ एंड बट हटा दिया, समझ गए? आप आपके पास रेफ्रिजरेटर भेजा मान लीजिए कंपनी ने, आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा, आप कंज्यूमर ही है, तो आपके पास रेफ्रिजरेटर स्क्रैचलेस पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी कौन डिसाइड करेगा? आप क्यों लोगे स्क्रैच वाला? बट फिर वही वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन। एक हमारे यहाँ टेनेंट आया 3rd फ्लोर पर, उसने कहा कि चलाओ जी सामान। ट्रक वाले को बोला, ट्रक वाले ने पहले ही बोल दिया कि ऊपर तक जाएगा, आपकी स्टेज इस तरीके से खराब है, स्क्रैच पड़ सकते हैं। पड़ गए स्क्रैच, अब क्या करूं? उसने पहले ही आपको वार्न कर दिया था। एक सप्लायर है, मैं जानता हूं, वो कहता आप कोई से भी मंजिल पर भेज दे दो, मुझे स्क्रैचलेस डिलीवरी करो, खर्चा बता दूंगा। वो कहता है खर्चा बता दूंगा स्क्रैचलेस डिलीवरी। वो ये तक कहता है आप 10वीं मंजिल से अपने उस बॉक्स को फेंक देना नीचे, अगर कोई डैमेज हुआ तो मेरा। वो इस तरह की पैकिंग करता है। कुछ पैकिंग का है सिस्टम। आजकल पैकिंग के बड़े अच्छे ऑप्शंस आ गए ना। अब इतने बड़े बड़े टीवी जो हैं, जो सबसे लार्जेस्ट वन कितने इंच का है? 55-60 का तो मैंने भी सुना हुआ है, और इससे बड़े भी आ गए होंगे। अब वो जो पूरी स्क्रीन है वो कितनी डेलिकेटेड होती होगी, सोचो। और उस डेलिकेटेड स्क्रीन के साथ टीवी की यहाँ पर डिलीवरी होना,
फिर इस दीवार पर इतना बड़ा ये इतना बड़ा टीवी हो जाता है, उसको इंस्टॉल करना कोई इजी टास्क है? लेकिन वो जिम्मेदारी लेते हैं कि बिल्कुल टूटेगा नहीं, सब कुछ है। वो कंपनी जिम्मेदारी लेती है एक्चुअली। अब अगर आपने कह दिया हाँ जी, अब जैसे ग्रे मार्केट में चले जाओ, वो लेता है जिम्मेदारी ग्रे मार्केट वाला? ग्रे मार्केट वाला जिम्मेदारी लेता है? तो साफ मना कर देता पहले कि मेरी इस शटर से बाहर गया सामान आपकी जिम्मेदारी है। दुकान के अंदर खराब हुआ मेरी जिम्मेदारी है, दुकान के शटर से बाहर जाते ही खराब हो गया, मैं नहीं जानता आपको। तो साफ बोल देते। तो क्या करोगे अब आप? ठीक है जी, लिखो जी नेक्स्ट। कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस कुछ एक जगह पर मिक्स हो गए तो हाँ जी। कंडीशन एज टू होलसमनेस, क्या होता है होलसमनेस? होलसमनेस मिलता है दो चीजों में, एक तो पूरा मिलेगा और पूरी क्वालिटी अच्छी मिलेगी। होलसमनेस जो आपके लिए, जिस चीज के लिए आप मशहूर हैं, जैसे जो पिज्जा हट वाले हैं, ये क्या बोलते हैं कि हमारी जो क्वालिटी मिलेगी वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी। अगर डिलीवरी में आधा घंटा लगा तो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आप चाहे हमारे यहाँ खाओ या अपने घर खाओ, आपको प्रॉपर वही क्वालिटी मिलेगी जो हमारे यहाँ खाओ। इसको कहते हैं होलसेलनेस। और मैं उसमें जिम्मेदारी ले रहा हूँ। जैसे आप सुनते तो होंगे रेस्टोरेंट में आप जाते हैं कि कॉकरोच निकल गया खाने में। क्या 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 वो कॉकरोच आपके उस मील का पार्ट है? नहीं है ना। अब वो आपकी मील का पार्ट नहीं है, आपको वो खराब चीज खिला रहा है, तो यू हैव फुल राइट। इसका मतलब आपके यहाँ क्वालिटी को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जा रहा। उस बिहाफ पर आप उस पूरे के पूरे जो आपके ऑर्डर है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप उसमें से 80% खा भी चुके हैं तो ही कैन नॉट मेक एनी क्लेम फ्रॉम यू। बल्कि आप डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हो कि भैया मैं तो जा रहा हूँ हॉस्पिटल, पता नहीं अंदर क्या क्या चला गया, मैं सारा खाना बाहर निकलवाऊंगा और उसके बाद अपने आप को अंदर से प्यूरिफाई कराऊंगा और सारा बिल आपके पास भेज दूंगा। तो वो क्या कहता है हाथ जोड़कर कि सॉरी सर, आप कोई पेमेंट मत करिए। हम भी उस बेस पर आ जाते हैं। लेकिन क्या उसके बाद भी वो डैमेज से बच जाता है सेलर? तब भी नहीं बचता। अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, कुछ भी हो गया, ही विल बी हेल्ड लाइबल। ये है होलसमनेस। देखो क्या कह रहा है, और देखो उसने कह ही दिया। इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजंस, इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजन, हाँ, इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजंस, this is an implied condition that goods shall be wholesome. Goods shall be wholesome. देखो इसका एग्जाम्पल पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। होलसम क्या कह रहा है? हैंडसम से होलसम हो गया ना, ये हैंडसम से होलसम हो गया, ठीक है, अपने आप में पूरा होलसम। अ सप्लायर, sorry, A supplied F with milk. A supplied F with milk. The milk contained
टाइफाइड जर्म्स। अब बताइए, F's wife consumed the milk and was infected and died. And there was a breach of condition as to fitness, and A was liable to pay the damages. और क्या कर सकते हैं? देखो उससे अब वो वाइफ को तो ला नहीं सकता उसकी। वाइफ को तो नहीं ला सकता, लेकिन वो उसका डैमेज के लिए आप क्लेम कर सकते हो। रिप्लेस हो सकती है। हाँ देखा, रिप्लेस के लिए खुश है। रिप्लेस हो सकती है, लेकिन वो तो नहीं आएगी। खैर बेटा, तो ये समझ गए। एक्चुअली बेटे डेथ के केस में सिर्फ आप डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अकेले यहाँ की क्या बात है, कहीं पर भी देखो, कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, रेलवे एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, प्लेन क्रैश हो जाए, आप क्या कर सकते हो? डैमेजेस से ज्यादा क्या मांग सकते हो डेथ के केस में? तो हाँ, वो दैट इज अ डिफरेंट इशू। वो तो उसने क्राइम किया है, वो क्राइम तो उसको जाएगा ही। अभी उसकी बात कर रहे हैं कि उसको क्या मिलेगा। उसको तो क्राइम की सजा मिलनी। अभी इसके पास क्या रेमेडी है? किसी को सजा मिलना तो आपके लिए रेमेडी नहीं है ना। वाइफ की डेथ का रेमेडी सजा तो नहीं है आपके लिए। तो रेमेडी, उसके लिए तो रेमेडी सिर्फ वही है कि मुझे डैमेजेस क्लेम हो जाए। वो तो उसको कोर्ट ने जो स्टेट के अगेंस्ट उसने जो काम किया, वो तो पनिशमेंट मिलनी। अब जितने लोग पकड़े जाते हैं, चाहे ना आप ही कंज्यूम करें, कंज्यूम करना एक अलग इशू हो गया। अगर कंज्यूम नहीं भी किया तो भी तो केस लगता है। जो एडल्ट्री जो लगता है गुड्स में, उसमें तो सजा तब भी होती। अभी दिवाली आने वाली है, कितने सारे खोए पकड़े जाएंगे नकली। वो क्या है वो चीज? तो उसमें आपका सजा उसको तब भी मिलनी है। जरूरी नहीं कि कोई खाकर कंज्यूम होकर करने के बाद ही बीमार पड़े या मरे, वो तो अलग इशू है। ये थी हमारी इम्प्लाइड कंडीशन। हेडिंग डालिए, इम्प्लाइड वारंटीज में आ जाओ फटाफट। इम्प्लाइड वारंटीज मिलती जुलती सी लगेंगी, ये भी बता दूं, मिलती जुलती सी लगेंगी इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटीज, पहले बता दूं। जैसे हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था, क्या है इम्प्लाइड कंडीशन? टाइटल, ऑनरशिप मिलना। यहां पर टाइटल के साथ ही एक कोलेट्रल, कि कैसा टाइटल मिले? अनडिस्टर्ब। टाइटल भी मिले और वो भी अनडिस्टर्ब। उसको उसने क्या बना दिया? कोलेट्रल। ये कोलेट्रल है, अनडिस्टर्ब होनी चाहिए। अनडिस्टर्ब कैसे होती है? डिस्टर्ब कैसे होती है? चलो, डिस्टर्ब टाइटल कैसे होता है? डिस्टर्ब टाइटल हो गया कि झूठ बोल दिया कि मैं ही ऑनर हूं और आपको गुड्स बेच दी। समझ गए? इसी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो, पहला हो गया वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। सेकंड वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्प्रेंसेस। रुकावटें, अड़चने, हर्डल्स सब आ जाता है इसमें इनकम्प्रेंसेस में। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्प्रेंसेस, क्या क्या बोल रहा हूं? रुकावटें, हर्डल्स, अड़चने सब आ जाता है इनकम्प्रेंसेस में। इस तरीके की कुछ इस तरह की आप वारंटी देंगे कि इसके अंदर कोई इनकम्प्रेंसेस नहीं होंगी।
जैसे मान लीजिए मेरे पास कार है और कार मैंने बैंक से फाइनेंस कराई हुई है, आपको नहीं बताया और मैंने वो कार आपको बेच दी। कार मैंने आपको बेच दी, पैसे लेकर मैं तो हो गया साइड। बैंक इंस्टॉलमेंट मांगने आएगा किसके पास? मेरे पास। मैंने इंस्टॉलमेंट देने से बंद कर दी। अब क्या होगा? अब बैंक कहाँ जाएगा? कार लेने। कार कब्जे में लेनी है। कार किसके पास है? बायर के पास। मेरे पास थोड़ी ना, तो आपको बेच दी कार। अब वो जो उस तरह की अड़चनें आएंगी कौन हैंडल करेगा? आप। बैंक वाले खड़े हैं आपके पास, चाबी दे दो जी। क्यों दे दो? ये कार ले जानी है। क्यों जी? इसकी किस्त से पे नहीं हो रही। आ गई ना, एक अड़चन तो आई गई। ये है इनकम्बेंसेस। तो देखो कह भी रहा है an implied warranty that the goods shall be free from any charge in favor of any third party not declared। तो यानी हमें क्या ध्यान रखना है कि फ्री फ्रॉम चार्ज होना चाहिए। ये अपने आप में एक वारंटी है, इम्प्लाइड वारंटी। अब ऐसे केस में क्या होगा? क्या आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर पाओगे? कार आपकी हो गई, आप क्या कहोगे? आप तो मेरे ऊपर फिर डैमेजेस के लिए सूट करोगे कि जी आपने जितनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की फटाफट पे करो। आप मेरे ऊपर ये सूट डालोगे। समझ रहे बात? तो वो चीज। थर्ड लिखो, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस। हालांकि इसके अंदर दोनों चीजें बताएगा वो, और एक नए वर्ड की भी एंट्रेंस आने वाली आपके उसमें आएगा, आप एंटर करेगा लाइफ में आपके। वो कह रहा है इन एम्प्लॉयड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स्ड। यहां पर मेन चीज हो रही है पर्टिकुलर पर्पस और अटैच बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। हालांकि जब फिटनेस की बात आती है, कुछ एक जगहों पर एक नया वर्ड आ रहा है, देखो केवे टेम्पर। केवे टेम्पर बोलते हैं लेट द बायर बी देयर। लेट द बायर बी देयर। ये किसको दिया प्लस पॉइंट? सेलर को। सेलर बच जाता है यहां पर। ये सेलर को सेफ साइड है, ये सेलर के लिए सेफ साइड है। आप अभी पीछे हमने एक ब्रांड वर्ड भी यूज किया था। कोई चीज आप ब्रांड के अकॉर्डिंग खरीदते हैं तो ब्रांड आपको दे ही देता अपने आप में। लेकिन आप देखते होंगे फिर भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों में बिना ब्रांड के भी सामान मिलता है। आप किसी प्रोविजन स्टोर पे गए, आपने कहा जी आई नीड सच एंड सच, आप कुछ राशन का सामान लेने गए, है ना, वो बोरियां में सामान लगा हुआ होता है, ये दे दो 1 किलो, ये दे दो 1 किलो, ये दे दो 1 किलो, आपने ले लिया। वहां पर क्या कहता है वो? सेलर ने सामान रखा हुआ है, भाई साहब छांट लो, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। लेट द बायर प्रिवेयर। आपने वो दाल खरीदी, आपने कुछ खरीदा राइस, और वो अप टू नॉट योर क्वालिटी निकला, जो आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग नहीं निकला, तो अब क्या आप क्लेम कर पाओगे? वो कहे जी हमने आपको पूरा ऑप्शन दिया था, सामने रखा था, मैंने छुपा के नहीं रखा, आपसे कहा देख लो, देख लो जो सामान है, जैसा सामान है उसी बेस पर मिलेगा। लेट द बायर प्रिवेयर। हर जगह आप ये नहीं कह सकते क्वालिटी और फिटनेस की बात पर कि सामान वैसा नहीं निकला जी जैसा मैंने कहा था या जैसा मैंने चाहा था, तो रिजेक्शन, मुझे डैमेज दो। नहीं। एक केस में तो ऐसा भी हुआ, एक पर्टिकुलर ब्रांड ने कहा कि जो मेरा राइस है
बनने के बाद इसका साइज ये हो जाएगा, बहुत मतलब बड़ा सा साइज हो जाएगा। एक कस्टमर ने खरीदा, रियल केस बता रहा हूँ, और उसने बनाया, वो राइस का साइज वैसे नहीं हुआ, बड़ा पॉपुलर हुआ वो केस। ये क्या हुआ जी? कह रहे जी आप तो कह रहे थे राइस जो है जब पकेगा तो पकने के बाद इसका साइज ट्रिपल हो जाएगा, जो ऑलरेडी अभी दिख रहा है इसका ट्रिपल हो जाएगा। कह रहा मैं तो नाप के देख लिया एक एक राइस, मुझे तो ट्रिपल एक भी राइस नहीं मिला। तो कह रहा जी आपने फिर मेरी ना टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी। उसने, सेलर ने कहा कि आपने मेरी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी। कह रहा अच्छा जी, इसमें भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है राइस बनाने में? कह रहा तो जब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी गई और उसने वो खुद कुक करके दिखाया, कह रहा मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन बताई है उसके अकॉर्डिंग बनेगा तो ये उतना ही साइज आएगा जितना मैं कह रहा हूँ। और उसने वो टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पर उसको कोर्ट में प्रूव किया कि देख लो सर, वही सेम राइस और ये बन गया। कह रहा जो क्वालिटी और फिटनेस की बात है उसमें ये भी तो है कि ये भी तो उस चीज को फॉलो करें। सिर्फ मेरे बोल देने से और जो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? याद है फिर कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था हमने, कौन सा केस था वो, जिसने वो खरीद ली थी दवाई, याद है, कार्बोलिक। उसमें यही तो हुआ था, उसने क्या कहा था कि कंडीशन है जी, मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर इसको कंज्यूम करोगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन वो तब भी यही वही तो था, कंडीशन एज टू फिटनेस वाली चीज तो आ गई यहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें आपस में इंटररिलेटेड हैं उसके साथ। तो खैर, तो वो साफ साफ कह रहा है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस, इसके बारे में एक छोटा सा लिख लो। हेयर the rule of caveat emptor, the rule of caveat emptor affect this implied condition, implied warranty, sorry, affect this implied warranty and seller get protected on the basis of, inverted commas में लिखिएगा, let the buyer beware, on the basis of let the buyer beware। let the buyer beware, beware। सेलर के स्किल्स पे ट्रस्ट किया तो, अगर सेलर के स्किल्स पे ट्रस्ट किया तो इसका यहाँ पर क्या लिंक बना रहे हो समझाने में? लेट द बायर बी वेयर होता है नहीं, अब मैंने आपको क्या कहा है कि जब बात क्वालिटी और फिटनेस की है, नो डाउट कि एक इम्प्लाइड वारंटी की होना चाहिए, लेकिन हर जगह नहीं अप्लाई हो रहा ना। मैंने इसीलिए तो लिखवाया है कि हर जगह एप्लीकेबल नहीं है ये। तो आप इसमें लिख लो, एक और छोटा सा नोट लिखो, एज पर दिस इम्प्लाइड वारंटी। आप कंफ्यूज हुए तो इसको कंप्लीट कर लो फिर, एज पर दिस इम्प्लाइड वारंटी particular purpose must be defined, particular purpose must be defined between the parties, between the parties। यानी अगर वो आप जो कह रहे हो वो चीज आ गई, वो तो ऑब्वियसली फिर तो जब पर्टिकुलर पर्पस डिफाइंड हो गया फिर तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो इम्प्लाइड वारंटी हो गई। अदरवाइज लेट द बायर, हर जगह नहीं लगा सकते। जब मैंने आपको बोला है कि भाई मैं ये जो राइस का जो साइज है पकने के बाद इतना बड़ा हो जाएगा, तो वहां पर तो है। अगर मान लीजिए वो फेल हो जाती है कंपनी उसको
प्रूव करने में, तो क्या होता, तो डैमेजेस पे करने पड़ जाते। लेकिन उन्होंने बता दिया कि नहीं, जो हम कह रहे हैं, जो हम कमिट कर रहे हैं, वो पूरा हो रहा है। ठीक है जी। और लास्ट लिख लीजिए इसका, लास्ट लिख लीजिए, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। हाँ जी, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर मान लीजिए सेलर ने ये डिफाइन नहीं किया और आपको कुछ डैमेज हो गया, तो सेलर को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ये किस तरीके का हो सकता है, आप देखते होंगे लिखा हुआ होता है जब भी आप कुछ गुड्स खरीद कर आते हैं कि कृपया इसको इस्तेमाल करने से पहले ये करें। बच्चों से दूर रखें, है ना। और जैसे कभी कभी हम वाटर बॉटल्स लाते हैं, वाटर बॉटल्स के बारे में लिखा होता है कि फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले इसको इस तरह से धो लें। क्या कंटेंट है वो ही बताते हैं। एक बॉटल में तो ये लिखा था कि 1 घंटे तक पानी भर के रख दें और उसको थ्रो आउट कर दें। अब किसी ने रख दिया और दूसरे को पता नहीं था, वो आया खोल के पी गया और लेट गया। क्योंकि जो स्टील बॉटल होता है, जब वो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें कई चीज़ों का मिक्सचर होता है उस वक्त। अब वो क्या होता है, मतलब वो लोग वही ज़्यादा अच्छा जानते हैं, चाहे वो कुछ एसिड होगा या कुछ इस तरीके की चीज़ होती है जिससे उसके अंदर सफाई वगैरह होती है। अब जब तक आप उसे अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो यूजेबल वाटर नहीं होता वो। पीतल के बर्तन में भी होता है, वो नहीं रखते। हाँ, पीतल के बर्तन में भी होता है, बिल्कुल ठीक पकड़ा इन्होंने पॉइंट। उसमें आप मिल्क नहीं रख सकते पीतल के बर्तन में, क्योंकि उसका जो मेटल है वो उस दूध को खराब कर देता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, सिल्वर, पीतल, स्टील, सबके अपने अपने यूसेज हैं, कॉपर। हाँ, तो वो सब जो चीज़ें हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि हाउ टू यूज इट। तो वो जो चीज़ है वो है डेंजरस नेचर। आप मान लीजिए कुछ गन खरीद के लाते हैं, वाली क्या बोलते हैं उसे, छर्रे वाली गन को क्या बोलते हैं, शॉर्ट गन। वो अलाउड है घर में रखना, लेकिन उसमें भी लिखा होता है कृपया छोटे बच्चों से दूर रखें। शॉर्ट गन रियल वाली वो तो अलाउड है। हाँ, छर्रे वाली तो लग सकते हो, विदाउट लाइसेंस वाली होती है। लेकिन उसमें क्या नुकसान है, उसमें क्या नुकसान है, एक बच्चा कर चुका है ऐसा नुकसान। एक केस आया था, उसने छर्रा डाला और यहाँ पे लगा के अपने ही शूट कर लिया। तो उसकी एक अपनी वो है डैमेज करने की, क्योंकि बच्चा छोटा था तो वो उसको डैमेज करता हुआ चला गया, उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। तो ये सब चीजें उसमें कहते हैं डेंजरस गुड्स जहां पर हैं वो डिस्क्लोजर होना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत है। ठीक है जी। एक छोटा सा होमवर्क ये दे रहा हूं कि आपको केवे टैम्पर पढ़ना है घर जाकर, अच्छा लगेगा। लॉजिक समझा दिया है, इसका लॉजिक वही है, लेट द बायर बिवेयर। यहां पर सेलर को प्रोटेक्शन दे दी गई और बायर को जिम्मेदार ठहराया गया कि भैया आपने सामान खरीदना है, और खरीदना है कैसे, उसकी जिम्मेदारी आपकी। खराब होगा तो भी आपकी जिम्मेदारी।